नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ये हमारा वीडियो ये टूर रिपोर्ट पर आधारित होगा। ये उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन बच्चों को भौगोलिक पर्यटन के पश्चात पर्यटन रिपोर्ट टूर रिपोर्ट जो है बनानी होती है। और ये टूर रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं प्रैक्टिकल के समय। अभी ग्रेजुएशन में BA 5 सेमेस्टर में हमारा टूर रहता है, पर्यटन रहता है। पर्यटन वो अनिवार्य रहता है, सभी के लिए पर्यटन करना ज़रूरी होता है। और उसके पश्चात पर्यटन पर ही आधारित हमें टूर रिपोर्ट बनानी होगी। टूर रिपोर्ट में हम अपने अनुभव को साझा करेंगे। आइए हम इस टूर रिपोर्ट के फॉर्मेट को देखते हैं और उस फॉर्मेट पर हम चर्चा करते हैं। आसान भाषा में आप बने रहिए, आप हर चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है। का टूर प्रयागराज के लिए था, प्रयागराज इलाहाबाद के लिए था। अब इलाहाबाद में हमने कई जगहों का भ्रमण किया, कई जगहों का दौरा हमने किया। उनमें था संगम, तारामंडल, आनंद भवन और इलाहाबाद संग्रहालय, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इत्यादि जगहों पर हम गए, वहाँ का दौरा हमने किया। तो इसी पर आधारित हम अपनी टूर रिपोर्ट देखेंगे। टूर रिपोर्ट का एक जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्रस्तावना लिखेंगे। टूर रिपोर्ट प्रस्तावना में हम इस प्रयागराज, जो हमारा प्रयागराज जिला है, प्रयागराज शहर है, प्रयागराज शहर के बारे में बखूबी अच्छे से लिखेंगे। इस शहर का एक सामान्य परिचय देंगे कि ये शहर इस प्रदेश का ये जिला है। इस प्रयागराज जिले का पूर्व नाम क्या था, इसका इतिहास क्या था, इसका भूगोल क्या था, इसके इतिहास पर हम कुछ बातें कर लेंगे। ठीक है, कि इसका पहले का नाम क्या था, ये नाम कौन रखा था, या इसकी ज्योग्राफी क्या है, इसका भूगोल क्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पहला हमारा है सामान्य परिचय। इसका सामान्य परिचय देंगे। हमारे उत्तर प्रदेश का ये जिला है, ठीक है, किस तरफ ये स्थित है और इसका पुराना नाम क्या है, इसका अब वर्तमान नाम क्या है, ये करके इसका हम एक सामान्य परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे। हम प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ के प्रसिद्ध स्थल के बारे में, ये क्या लिखा, प्रसिद्ध स्थल है, प्रसिद्ध गए थे वो प्रसिद्ध स्थल ही है, संगम है, ठीक है, आनंद भवन है, इलाहाबाद संग्रहालय है, ये सारे प्रसिद्ध स्थल इनके बारे में लिखेंगे। लेटे हनुमान मंदिर है, ठीक है, बड़े हनुमान मंदिर है, ये सारे प्रसिद्ध स्थल हैं। पार्क है बहुत सारे, ठीक है, संगम है। उसके बाद नदियाँ, यहाँ पर आप जानते हो गंगा नदी यहीं से गुजरती ही है, बहती है। गंगा में यमुना नदी आके मिलती है, ठीक है। अंतः प्रवाहित सरस्वती भी नदी यहाँ से निकलती है, तो नदियों के बारे में हम लिखेंगे। संगम है ही है जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं। उसके बाद स्मारक, यहाँ पर क्या स्मारक है, स्मारक के रूप में क्या है, अकबर का किला भी एक स्मारक ही है। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त का वो भी स्मारक ही है, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ गूगल पर भी करके आप देख सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी एक स्मारक ही है। साथ में हमारे इलाहाबाद संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आनंद भवन भी एक स्मारक ही है। आनंद भवन में जो है नेहरू परिवार के बहुत सारे जो है स्मृतियाँ वहाँ पर संग्रहित करके रखी गई हैं। इलाहाबाद संग्रहालय में, ठीक है, गांधी जी की बहुत सारी स्मृतियाँ, गांधी जी की जीप वगैरह भी, गांधी जी जिस जीप से चलते थे उस जीप को भी वहाँ पे रखा गया है, पीछे आप देखेंगे संग्रहालय के। तो ये सारी चीज़ें भी, ठीक है, हैं। उसके बाद इसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। अब आप इसकी हेडिंग मत बनाने लगिएगा, हेडिंग आपकी प्रस्तावना ही रहेगी। इस प्रस्तावना के अंतर्गत आप सामान्य परिचय के बारे में कुछ लिखेंगे, कुछ शब्द, ठीक है। प्रसिद्ध स्थल, नदियाँ एवं स्मारक के बारे में आप कुछ लिखेंगे। उसके बाद अगले चरण में आप आ जाइए शिक्षा के केंद्र के रूप में। अब आप जानते हो इलाहाबाद एक शिक्षा के केंद्र के रूप में देखा गया है, ठीक है। जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से एक शिक्षा के केंद्र के रूप में इलाहाबाद देखा जाता है, क्योंकि इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कारण एक शिक्षा का गढ़ है। अभी वर्तमान में भी इलाहाबाद में आप देखेंगे कि SSC रेलवे, ठीक है, SSC रेलवे बैंक, PO, जितनी भी नौकरियां हैं सरकारी, जितनी भी कंपटीशन की नौकरियां हैं, सबकी बखूबी तैयारी कराई जाती है इलाहाबाद में। दृष्टि IS भी यहाँ पर आ गया है, PW यहाँ पे है, ठीक है। हर प्रकार की जितने भी बड़े बड़े कोचिंग ऑर्गेनाइजर हैं सभी अपनी अपनी यहाँ पर संस्थाएं डाल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक शिक्षा का हब है, शिक्षा का गढ़ है। यहाँ पर कटरा मार्केट बड़ी फेमस है किताबों के लिए, सारे बच्चे वहाँ से किताबें लाते हैं, तरह तरह की किताबें वहाँ पर मिल जाती हैं, जो कहीं ना मिले वहाँ पर मिलती हैं। इलाहाबाद एक शिक्षा के केंद्र के रूप में ही है, जो कि मध्य भाग में बैठा हुआ है, केंद्र में है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। साथ में यहाँ पर NIT भी है, ठीक है, तो BTech कॉलेज भी हैं, पॉलीटेक्निक कॉलेज भी हैं, ऐसी चीज़ें हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान तो है भी हैं। बच्चे यहाँ पर कितनी विधिवत तरीके से यहाँ पर रहते हैं, एक अनुशासन में रहते हैं। यहाँ पर जाते हैं तो बच्चे एक अनुशासन और एक पढ़ने की कला सीख जाते हैं, एक अलग ही उनके लाइफ का एक रौला हो जाता है।
एक अलग ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है जब विद्यार्थी इलाहाबाद में रहने लगता है। खैर, विद्यार्थी जो है अगर कहीं भी रह रहा है वो सफल हो सकता है, एक अच्छा व्यक्तित्व बना सकता है, लेकिन हमारे चारों तरफ का परिवेश काफ़ी मायने रखता है। तो लेकिन यदि आपके पास मेहनत है, संघर्ष है, दृढ़ता है, तो परिवेश भी जो है परी ही रह जाता है। ठीक है, तो आप जो अंदर से हैं वही होता है। तो धार्मिक स्थल, अब आगे देखें धार्मिक स्थल के रूप में। धार्मिक स्थल के रूप में भी प्रयागराज जाना जाता है। अब आपको पता होगा कि यहीं पर संगम है, त्रिवेणी संगम। अब इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। ठीक है, जन्मों के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है हमारे पौराणिक कथाओं में। हालांकि हमको लगता है कि अब लोग जा जा करके अपने पाप सच में धुलाते हैं और पाप धुल आते हैं और गंगा माता को जो है मैली कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। इतने लोग पाप धुले हैं, तभी मुझे लगता है वर्तमान में गंगा मैया की ये हालत हुई है। हालांकि बड़ी एक भूगोल के प्राध्यापक के रूप में बड़ा हमको दुख होता है जब पढ़ता हूँ पर्यावरणीय समस्याओं को, स्पेशली इस तरीके से जो है हमारे अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण जो इतनी पर्यावरणीय विसंगतियाँ पैदा होती हैं, बड़ी हृदय को द्रवित करने वाली चीज़ें होती हैं। हालांकि इस पर लोगों को समझाया भी नहीं जा सकता है, लोगों की भावनाएं हाथ होने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ रहे हैं, जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि परंपराएं, धारणाएं, कुरीतियाँ ही हैं, एक हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। तो जो है बहुत अन्य कारण हैं पर्यावरण हास्य के। तो धार्मिक स्थल के रूप में भी ये जाना जाता है। ये केंद्र, ये शहर प्रयागराज संगम है। यहाँ पर बड़े हनुमान मंदिर हैं, लेटे हनुमान मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिरों का शहर है ये। मंदिरों का शहर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे मंदिरें हैं। ठीक है, संगम है। तो धार्मिक रूप से भी बड़ा ये जो है माना जाना शहर है। कुंभ मेला का आयोजन यहाँ पर होता है, कुंभ मेला का भी आयोजन होता है। 12 सालों के बाद जो है बड़े कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। अब कुंभ मेला डाल लीजिएगा गूगल पर, कुंभ मेले में अर्ध कुंभ, महाकुंभ के बारे में पढ़ लीजिएगा। 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। महाकुंभ जो है 13 फरवरी से शुरू हो रहा है, 13 फरवरी से क्या 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसके बाद जानते हो आप संगम है यहाँ पे, संगम यहाँ पर है। संगम गंगा यमुना और क्या बोलते हैं सरस्वती नदियों का एक संगम है, जलधारा है। इस संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। यहाँ पर गंगा नदी में यमुना नदी आके मिलती है। गंगा नदी बह रही होती है, इसी में आके जो है यमुना नदी आके मिल जाती है और अंतः प्रवाह के माध्यम से माना जाता है कि सरस्वती भी नदी आके मिलती है। अब इसकी प्रस्तावना हम थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख देंगे, समय रेखा के बारे में लिख देंगे, क्योंकि समय रेखा से ये शहर समय रेखा पर ही लगभग स्थित है। नैनी से ये समय रेखा होकर गुजरती है, नैनी प्रयागराज में ही है। तो आप कह सकते हो इस शहर से ही समय रेखा गुजरती है। ठीक है, शहर समय रेखा से इस शहर की निकटता है। तो प्रस्तावना में ये सारी बातें लिख देंगे। प्रस्तावना में हम आपको मोटे तौर बताना चाहेंगे, प्रस्तावना मतलब परिचय होता है। क्या होता है परिचय? हम थोड़ा सा उसके प्रारूप के बारे में बताएंगे, परिचय के बारे में बताएंगे। किसी का जब परिचय हमको देना हो तो हम इसी प्रकार से उसका परिचय देते हैं। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की बातें की जाए ना। अब हमारा जो है सेकंड है, हमारा अगला जो है, अगली हमारी हेडिंग जो है वो स्थिति एवं विस्तार को लेकर के है। स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम विधिवत देखेंगे। एक हेडिंग डालेंगे हम रिपोर्ट लिखते टाइम, इस स्थिति एवं विस्तार। अब हम इस प्रयागराज शहर की स्थिति एवं विस्तार को भी हम समझेंगे, जानेंगे। यह किस प्रदेश में स्थित है, किस जिले में? ये प्रयागराज एक जिला है ही है। ठीक है, तो प्रयागराज एक जिला है, किस प्रदेश में ये जिला स्थित है? ठीक है, ये हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, इस शहर की भौगोलिक स्थिति क्या है, जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है। यानी कि भौगोलिक स्थिति मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति, यानी कि किन देशांतरों के मध्य स्थित है, किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, इसको भी हम बताएंगे। इस जिले के चारों ओर, मान लीजिए जिला है तो इसके चारों ओर उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सी जिला है, पूर्व में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, या कौन सी पहाड़ी वगैरह विशेष है, पर्वत कुछ वगैरह, ये सब चीज़ें हों। तो इन चीज़ों का भी हम वर्णन यहाँ पर करेंगे। इसी में स्थिति एवं विस्तार में सारा वर्णन किया जाता है। और ये शहर हमारा किस नदी के किनारे विस्तृत है, किस नदी के किनारे फैला हुआ है, ये समझेंगे। जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में भी हम थोड़ा यहाँ चर्चा करेंगे। इसकी जनसंख्या को भी हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, कितनी जनसंख्या यहाँ पर विस्तृत है, उसकी आबादी कितनी है, इसका क्षेत्रफल कितना है, कितना बड़ा क्षेत्रफल इसका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसका घनत्व भी हम लिख देंगे। 2011 के अनुसार भी लिख सकते हैं घनत्व, इसका क्षेत्रफल, जनसंख्या। हाँ, और भी जो आप लिंग अनुपात चाहे लिख दें। ठीक है, स्थिति एवं विस्तार शहर की ये है। तो इस शहर के बारे में ये थोड़ी सी हम नज़र डालेंगे स्थिति विस्तार पर। फिर आगे हम बढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम आगे धरातलीय स्वरूप। धरातलीय आगे क्या बोल रहा है कि भैया हम देखेंगे धरातलीय
स्वरूप, धरातलीय स्वरूप को देखेंगे हम धरातलीय स्वरूप एवं अपवाह तंत्र को देखेंगे। ठीक है, अपवाह तंत्र को देखेंगे। अब इस धरातलीय स्वरूप एवं अपवाह तंत्र को पहले तो समझ लिए धरातलीय स्वरूप और अपवाह तंत्र है क्या। देखिए, धरातलीय स्वरूप मतलब भाई धरातल का स्वरूप कैसा है, धरातल कैसा है, मैदानी धरातल है, पठारी धरातल है क्या, मैदानी है कि नहीं, मैदानी मैदानी है, पठारी है, पठारी तो पठारी बताइए, पर्वतीय में क्षेत्र इलाका है, ये पर्वतीय इलाका तो नहीं है, तटीय इलाका है, तटीय इलाका भी नहीं है, तटीय इलाका है, तटीय भी नहीं है, पर्वतीय भी नहीं, पठारी भी नहीं है, पर्वतीय भी नहीं है, तटीय भी नहीं है, ये भैया एक मैदानी, इसका धरातल कैसा है, मैदानी धरातल है। और धरातल कैसा है, मैदानी है, समतल है, समतल भी तो है, हाँ समतल है। उसके बाद हाँ, तो धरातल का प्रकार उच्च उच्च कैसा है, मैदानी है, समतल है। उसके बाद इसमें हम और एक लाइन जोड़ देंगे, मृदा कैसी, इसकी मिट्टी, यहाँ की मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ है। और कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। आप इन सब चीज़ों को आप गूगल कर करके देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा। ऐसे बताएंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी चीज़ें हम बता रहे हैं कुछ, तो आप गूगल से भी सपोर्ट लीजिएगा। ठीक है, मैक्सिमम चीज़ें हम बता दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मृदा का प्रकार कैसा है, तो यहाँ पर उपजाऊ मृदा है और इस मृदा को हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा कहते हैं, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा मतलब जल से बनती है मृदा, इसमें पानी का बड़ा योगदान रहता है। तो आगे हम क्या देखेंगे, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है, अपवाह तंत्र का मतलब अपवाह, उस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाला जो तंत्र है, अपवाहित होने वाला, अपवाहित यानी कि बहने वाला जो तंत्र है, क्या बहता है, पानी बहता है, तो पानी बहने का जो तंत्र है उसको अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अपवाह तंत्र इस क्षेत्र में तो सबसे बड़ा पानी बहने का तंत्र है नदी, गंगा नदी, क्या है, गंगा नदी है, तो गंगा भी है। तो क्या, प्रवाहित नदी तंत्र। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रवाहित नदी तंत्र, गंगा, यमुना, गंगा यमुना के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, गंगा के एक आध दो सहायक नदियाँ भी लिख देंगे, लिख देंगे जो यहाँ पे आके मिलती हैं, यमुना को भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लिख देंगे। अब आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए, जलवायु एवं वनस्पति, ऊपर चले जाओ थोड़ा सा, एक मिनट, चल भैया, जलवायु एवं वनस्पति की चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ की हम जलवायु एवं वनस्पति के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मौसम यहाँ का कैसा है, यहाँ की ऋतुएं कैसी हैं भाई, 4 ऋतुएं यहाँ भी पाई जाती हैं, 4 हमारे यहाँ भी पाई जाती हैं, हमारा पड़ोसी राज्य ही है, जिला ही है, तो ऋतुएं पाई जाती हैं इतनी। जलवायु यहाँ की कैसी, यहाँ की जो है जलवायु आप जानते हो कि मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है हमारे पूरे उत्तर भारत का, तो यहाँ भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का प्रकार है। 4 ऋतुएं पाई जाती हैं, चारों ऋतुओं के नाम लिख सकते हो। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, इस ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप जो है प्रयागराज की जलवायु क्या है, प्रयागराज का मौसम क्या है, तो ये आ जाएगा गूगल पर डिटेल से। वर्षा की मात्रा यहाँ पर कितनी होती है, कितनी वर्षा होती है, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, इसको भी आप ढूंढ कर लिखिएगा। ठीक है, और वर्षा कब होती है, किस महीने में अधिक होती है, ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। तापमान यहाँ का कितना होता है, लगभग गर्मी में कितना होता है, ठंडी में कितना होता है। वृक्षों के प्रकार कैसे हैं, ठीक है, यहाँ पर वृक्ष किस प्रकार के पाए जाते हैं, वनस्पतियों के प्रकार क्या हैं, किस प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनस्पतियाँ, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनस्पतियाँ, तो यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि पतझड़ वाली वनस्पति, पतझड़ वाली वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और कुछ थोड़ा बहुत सदाबहारी वनस्पति भी पाई जाती हैं। तो वृक्षों का ये इस प्रकार है, और वृक्षों के नाम भी लिख सकते हैं, आम, महुआ, जामुन। ठीक है, बहुत सारे वृक्ष हैं, ऐसे पाए जाते हैं। अगली हेडिंग में बढ़ते हैं। ये अगली हेडिंग में आप देखेंगे कि यहाँ के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। तो धार्मिक एवं सामाजिक जीवन यानी कि यहाँ का खान पान कैसा है, लोगों का खान पान कैसा है यहाँ पे, ठीक है, क्या खाया जाता है, यहाँ का व्यंजन क्या है, रहन सहन कैसा है, यहाँ पर लोग क्या कैसे रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में, इनका व्यवसाय क्या है, इनका काम कौन सा करते हैं। ठीक है, व्यवसाय आप देखेंगे मिल जाएगा आपको यहाँ पर। कागज़, नैनी में जो है कागज़ का बड़ा काम, बड़े पैमाने पे काम होता है, व्यवसाय के रूप में आप देखेंगे। शिक्षा का एक शहर जाना के रूप में ये विद्यमान है, तो यहाँ व्यवसाय के रूप में हाँ बहुत सारी दुकानें हैं, जो कि किताबों की भी दुकानें हैं। ठीक है, और विद्यार्थियों को भोजन, विद्यार्थियों की जो और आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कृषि भी की जाती है। ठीक है, धार्मिक जीवन तो आप जानते हैं, यहाँ का धार्मिक जीवन धार्मिक रूप से तो बड़ा ही समृद्ध है। यहाँ के लोगों का जीवन जो है संगम ही है। यहाँ पे त्यौहार, मेला, त्यौहार, यहाँ भी त्यौहार जो आपके यहाँ है, होली, दीपावली, ये भी मनाया जाता है, साथ में यहाँ पर मेला भी मनाया जाता है, महाकुंभ मेला, अर्ध महाकुंभ मेला। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा लिखना भी, 5-5 लाइन, 6 से 7 लाइन इतना लिखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ही लिख डालिए सब धार्मिक और सामाजिक जीवन पर ही। मैंने अभी तक जितनी हेडिंगें बताई, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, फिर से आपको दोहरा दूँ कि इन सब में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। चलिए, तो
अगला जो है हमारी जो हेडिंग है भौगोलिक यात्रा। क्या यहाँ पे लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है भौगोलिक 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 यात्रा। ठीक है, भौगोलिक यात्रा लिखा गया है यहाँ पे। तो क्या भौगोलिक यात्रा लिखा गया है। अब समझिएगा इस बात को, भौगोलिक यात्रा क्या है। इस अगले पेज में है क्या, यहाँ पे लिखा गया है भौगोलिक यात्रा लिखा गया है। भौगोलिक यात्रा कैसे लिखा गया है? भौगोलिक 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 लिखा गया है। ठीक है, भौगोलिक यात्रा, भौगोलिक यात्रा लिखा गया है। इस भौगोलिक यात्रा में हम क्या लिखेंगे, ये समझने वाली बात है हमारे लिए। देखिए भौगोलिक यात्रा में पहली चीज़ तो हम लिखेंगे पर्यटन की योजना। यहाँ पर देखिए योजना ये लिखा गया है, योजना स्पष्ट हो, शब्द स्पष्ट होना चाहिए आपको, योजना। ठीक है, योजना, भौगोलिक पर्यटन की योजना, पर्यटन की योजना। सबसे पहले देखिए भौगोलिक यात्रा जो हमारी है प्रयागराज की, हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने पर्यटन की योजना बनाई थी। ठीक है, योजना, हमारा टूर जो है 29 नवंबर को गया था। क्या आपको पता होगा कि 29 नवंबर को अचानक ही नहीं चला गया? इसके लिए लगभग 1 महीने से योजना बनाई जा रही थी। ठीक है, बच्चों के नाम चिन्हित किए जा रहे थे बच्चों से डॉक्यूमेंट लिए जा रहे थे। ठीक है, बच्चों को कॉल किया जा रहा था, बताया जा रहा था। उसके साथ में जो है परमिशन भी लेना पड़ा, जो है प्रिंसिपल मैडम से परमिशन भी लिया गया बाकायदा इसके बारे में। ठीक है, कौन सी बस जाएगी, कौन लेके जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं जो है, ठीक है, व्यवस्था की योजना के, पर्यटन की योजना के अंतर्गत आएंगी। पर्यटन की योजना में हमने देखा कि इतने बच्चे, इतने प्राध्यापक जाएंगे। ठीक है, हमारे भूगोल की प्राध्यापक के साथ अन्य जो है विषय की प्राध्यापिकाएँ भी साथ में गईं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें योजना के दौरान ही आएगा। और हमारा टूर जो है 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, या हम कौन कौन से किन किन क्षेत्रों का हम भ्रमण करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने योजना के दरमियान जो है बनाई। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम भी होंगी कि जो हमारा जो है 1 दिन का टूर था, 1 दिन का टूर था, टूर में कितने बच्चे गए थे, टूर में कौन कौन गया था, टूर की योजना लगभग कितने दिन से बन रही थी। ठीक है, फिर जो है मुखिया, विद्यालय के मुखिया से जो है इस टूर की परमिशन मिली, उन्होंने व्यवस्थाएं की, तो हम आगे बढ़े टूर के लिए। हमने 3 तारीख को जो है हमने प्रस्थान किया। तो ये सारी बातें जो है हमने इन स्थानों को अपने भ्रमण में चयनित किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है, तो उसके बाद जो है आप आगे देखेंगे कि यात्रा का दिन एवं तारीख, यात्रा का दिन एवं तारीख के बारे में भी विवरण दिया जाना चाहिए, जिक्र किया जाना चाहिए। फिर आगे क्या लिखा गया, छात्र एंड प्राध्यापक भी, छात्र जो बच्चे गए हैं कितने गए हैं, आप चाहें तो नंबर डाल दें, प्राध्यापक में कौन गया है। ठीक है, और जो सहायक कर्मी हैं वो लोग कौन कौन गए हैं। ठीक है, उसके बाद परिवहन का साधन कैसा रहा, किस परिवहन के माध्यम से आप कहाँ गए, कैसे गए। ठीक है, परिवहन के माध्यम से कैसे आप गए, ट्रेन से गए आप बस से गए, ठीक है, रिक्शे से गए, कैसे आप वहाँ तक आप कैसे पहुँचे अपने अपने स्थल तक, गंतव्य स्थल तक। और आखिर में भ्रमण में शामिल स्थल, जो हम भ्रमण में शामिल स्थल है, इन सब के बारे में भी बात होनी चाहिए। ठीक है, पर्यटन की योजना में सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, भौगोलिक यात्रा हमारी जहाँ से शुरू हुई, हमारे महाविद्यालय से शुरू होती है और जहाँ तक पहुँचती है, तो इस दरमियान जो चीज़ें घटनाएँ घटित हुई, जो योजनाएँ, ठीक है, तो यात्रा के दिन, तारीख, छात्र, प्राध्यापक, परिवहन का साधन जो इस्तेमाल हुआ, भ्रमण में शामिल स्थल जो हमारे थे। ठीक है, तो ये सारी बातें तो जो है या भौगोलिक यात्रा के दरमियान आएंगी। तो जो भ्रमण में शामिल स्थल थे उनको एक एक करके आप लिख लेंगे। ठीक है, जैसे आप पहला क्या था, संगम था, दूसरा तारामंडल अनुभव था, तीसरा आज़ाद पार्क जो है, इलाहाबाद संग्रहालय था। ठीक है, ये 4 स्थल थे। अब इन 4 स्थलों को आप जो है अलग अलग हेडिंग बना करके इनके बारे में लिखेंगे। अब काम असली वाला शुरू होता है, आपका काम। अब यहीं से आप अपने अनुभव और आप अपने कौशल विवेक का इस्तेमाल करेंगे। आप अपनी लेखन शैली, आप अपने जो है आप कितना जो है बातें बना सकते हैं, कितना बढ़िया लिख सकते हैं, अब इसका प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा। इसकी बात यहाँ थी, अब आप समझिएगा मेरी बात को। अब आप पहली जगह कहाँ गए, संगम गए। पहली जगह हमारी क्या थी, संगम। ठीक है, हालांकि हाँ ये चीज़ें थोड़ा कट गई हैं, स्पष्ट कम है, लेकिन ठीक है, आप मैनेज करिए। ठीक है, हमने पहली जगह हम कहाँ गए, संगम गए। हमारी आवाज़ क्लियर होगी और हम सब लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, संगम गए। तो संगम में क्या है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जिसको आप त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है, त्रिवेणी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप
पहुँचे सबसे पहले, तो यहाँ के बारे में आप लिखेंगे, यहाँ के बारे में आप स्वयं से लिखेंगे। यहाँ पर यहाँ के बारे में लिखने के लिए आप किसी से मदद मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप गए हैं तो आप लिखें, न तो गूगल से मदद लीजिए, ना तो किसी और से। हाँ, किसी आंकड़े या डाटा को लेने के लिए गूगल का इस्तेमाल कर लीजिए, मदद ले लीजिए किसी नाम को नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ के अनुभवों को आप स्वयं से ही लिखें। तो आप क्या लिखेंगे, संगम की स्थिति। भाई संगम कहाँ स्थित है, प्रयागराज में स्थित कहाँ है संगम, ये तो जानना जरूरी है ना। तो ये आपने लिखा इसके बारे में। फिर उसके बाद संगम के बारे में भी, संगम क्यों प्रसिद्ध है ये भी आप लिखेंगे। संगम क्यों प्रसिद्ध है, क्यों आपने संगम को ही चुना, ठीक है, वहाँ पर जाने के लिए। संगम क्यों प्रसिद्ध है, इसकी प्रसिद्धि का कारण थोड़ा लिखेंगे। इसके बाद अब आपकी बात शुरू जाती है, अब यात्रा विवरण आप लिखेंगे। यात्रा विवरण, यात्रा विवरण भैया आप कब पहुँचे, आप कब पहुँचे संगम, कैसे आप पहुँचे, आपने क्या देखा, ठीक है, आप कहाँ तक बस से गए, फिर पैदल भी गए आप, फिर संगम में अपने नाव पर भी बैठा तो ये सारी बातें आपने क्या क्या देखा वहाँ पे। आपने साइबेरिया से आए हुए कुछ बर्ड्स को भी देखा था, ठीक है, जो कि दाना वगैरह खा रही थी, नाव पे आप बैठ रहे थे, ठीक है, लोग वहाँ पे आकर फ़ोटो खींच रहे थे, सब बहुत सारी चीज़ें थी, नहा रहे थे लोग। क्या अच्छा लगा आपको वहाँ पर, अच्छा क्या लगा ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। आप कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, आपने क्या देखा, आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है। मैंने सब कुछ ऐसे लाइन से लिख दिया गया, आपको लिखने में बड़ी आसानी होगी, इन बातों को आप समझ जाएंगे। तब आपने क्या सीखा, आपने वहाँ पर क्या सीखा, ये बड़ी बात होती है ना। आपने क्या क्या किया वहाँ पे, आपने क्या क्या किया, बड़ी सुंदर बात है कि आपने वहाँ पर किया क्या क्या, ठीक है, और क्या सीखा वहाँ से। उसके बाद स्वयं या अपने साथी एवं शिक्षक के बारे में भी लिख दीजिए कि हमारे साथी एवं हमारे शिक्षक ने हमारी किस प्रकार से मदद की, किस प्रकार से हमको गाइड किया, ठीक है। ये सारी बातें, कोई भी महत्वपूर्ण, कोई भी पसंदीदा बातें, घटनाएं घटित हुई हैं तो उसका भी विवरण दीजिए, लिखिए, ठीक है। आप दिल खोल कर यहाँ पर लिखिए, अपने विचार प्रकट करिए, अपने अनुभव साझा करिए, ठीक है, उस प्रदेश के बारे में, शहर के बारे में, ठीक है। अगला हमारा जो है, वहाँ से हम जब लौटते हैं, लौटने के बाद जो है हम आनंद भवन जाते हैं, तारामंडल जाते हैं, ठीक है। आनंद भवन में तारामंडल के बारे में भी आप अपना लिखिए, ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। और हालांकि हमारे सारे बच्चे तारामंडल नहीं जा पाए थे, कुछ आनंद भवन गए तो कुछ तारामंडल गए, तो आप आनंद भवन जाने वाले आनंद भवन, तारामंडल जाने वाले तारामंडल के बारे में आप विवरण दे दीजिए, कहाँ पर स्थित है ठीक है। तारामंडल जैसे जवाहर तारामंडल आनंद भवन के कैंपस में ही स्थित है, ठीक है। आनंद भवन कहाँ स्थित है ये भी आप प्रयागराज में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बारे में ये क्यों प्रसिद्ध है भैया, ये प्रसिद्ध क्यों है, इसका भी तो आप विवरण देंगे। उसके बाद जो है आप मुद्दे पर आएंगे, यात्रा विवरण। अब आप कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में। फिर आपने क्या क्या देखा, आपने क्या क्या देखा भाई, यहाँ पर आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या क्या अच्छा लगा, ठीक है। आपने आगे आप एक कह सकते हैं आपने क्या सीखा, यहाँ से भी आपने क्या सीखा, ठीक है, आपने क्या सीखा तो आप क्या देखे, क्या अच्छा लगा, क्या सीखा आपने तारामंडल में, सारी चीज़ें जो है तारामंडल बारे में आपने लिखेंगे, आपने क्या देखा था। अब जो बच्चे गए थे उनको बताने की ज़रूरत नहीं है वो क्या क्या देखे थे, ठीक है। वहाँ पर जो है तारामंडल में जो दिखाया गया था 3D डिस्प्ले पर, बाकी वहाँ पर कौन कौन सा व्यू था, मून जो की जो पिक्चर लगी थी, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट का जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म था, वहाँ पर सब फोटो ले रहे थे, ग्रहों इत्यादि को वहाँ पर कोई बड़े बड़े जो है इमेज लगा के दिखाया गया था। ये सारी बातें जो है वहाँ पर थी, अच्छी लगी ये सारी चीज़ें, तो इन सब के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने आपको जो है किस प्रकार से हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसको हमने जो आपको बताया था, उसके बारे में भी आप जो है देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मांड में करोड़ों गैलेक्सियों में जो है प्रत्येक गैलेक्सी में करोड़ों जो है सौरमंडल, प्रत्येक सौरमंडल में ग्रह, तो इन सबको आप लिख देंगे वहाँ पर, ठीक है। फिर अगला जो हमारा है हिस्सा, अगला हमारा हिस्सा भैया, हम आखिर में जाते हैं कहाँ, इलाहाबाद संग्रहालय जाते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय जाते हैं। इलाहाबाद संग्रहालय कहाँ पर है, ये आज़ाद पार्क के ही कैंपस में है, आप जानते होंगे आज़ाद पार्क के ही ये कैंपस में है। तो आज़ाद पार्क में ही है। पहले हम कहाँ गए, सीधा हम इलाहाबाद संग्रहालय के भीतर जाते हैं, ठीक है। इलाहाबाद संग्रहालय जाते हैं और वहाँ पर तो तरह तरह की चीज़ें हम देखते हैं, हड़प्पा कालीन चीज़ें, सिंधु कालीन चीज़ें, तो वहाँ पर वो सारी बातें हम देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। अब हम आपको पता होगा गांधी जी की बहुत सारी स्मृतियाँ वहाँ पर थी, ठीक है। बहुत सारी प्रस्तर मूर्तियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा। फ़ोटोज़ वगैरह भी आपने लिया है, उसमें देखा है आपने, तो आप देख लीजिए, उनका डिटेल ले दें। जो फ़ोटो जो आपको वहाँ पर जो घड़े रखे थे संध्याकालीन, ठीक है, बर्तन रखे थे मिट्टी के, ठीक है, मोतियाँ कुछ रखी थी ठीक है, बहुत ही चट्टानों
प्रस्तर निर्मित जो बहुत सारी मूर्तियाँ थी, तो बहुत पुरानी पुरानी 1000, 1500, 4000 साल पुरानी पुरानी हाथी के जबड़े दांत, बहुत सारी चीज़ें थी। तो जो भी आपको उनमें से पसंदीदा चीज़ें हों 4, 5, 6, 7 उनका विवरण दे दीजिएगा, उनके बारे में लिखिएगा। आप अपने अनुभव के बारे में लिखिएगा कि हमको कैसा लगा, हमने क्या देखा, क्या सीखा, ठीक है, कहाँ पे स्थित है यात्रा, आप कब पहुँचे, कैसे पहुँचे, क्या क्या देखा, क्या क्या अच्छा लगा, क्या सीखा, ठीक है। इन सारी बातों को आप बखूबी लिखेंगे। अब संग्रहालय के बाद आप जब बाहर आते हैं तो वहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह होती है, उस फ़ोटो के बारे में जिक्र कर सकते हैं। अब उसके बाद वहाँ से हम लौटते हैं, कहाँ आते हैं, हम आते हैं भाई तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हमारे टूर में बढ़िया रही, जो है एक 1 सेकेंड, एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हमारे टूर की, कह सकते हैं कि जो है हम आज़ाद पार्क गए थे। आज़ाद पार्क में हम वापस लौटते वक्त आज़ाद प्रतिमा के पास गए, ठीक है। वो ये प्रतिमा वहीं पर स्थित है, एक बड़ी स्मृति, एक स्मारक के रूप में है हमारे लिए। आज़ाद जी जहाँ पर अपने प्राण त्यागे, ठीक है, वो अंतिम स्थली उनकी, जहाँ पर उन्होंने अंतिम बार सांसें ली, वो वही स्थान है जहाँ पर उनकी प्रतिमा है, ठीक है। और वहीं पर शायद वो वृक्ष भी था, अब है नहीं, अब दिखा नहीं, वृक्ष था जिस वृक्ष के नीचे वो बैठ करके वृक्ष में छिप करके अंग्रेजों के ऊपर गोलियाँ चला रहे थे। तो ये बड़े हमारे महान क्रांतिकारी थे, ठीक है। वहाँ पर जाकर उनकी यादें ताज़ा हो गई और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है चंद्रशेखर आज़ाद जी से, भगत सिंह जैसे युवा से आज के युवाओं को सीखना चाहिए। वो लोग क्या थे, इतनी कम उम्र में वो बड़े मैच्योर थे। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आप वो नए नए टीनेजर थे और न समझे में, देशभक्ति के नशे में वो जो है बड़े बड़े कदम उठा लिए, ऐसा करते नहीं हो। बड़े ही जागरूक, बड़े ही मैच्योर, समझदार, ऐसे यूं ही फैसले नहीं ले लिए थे वो देश के लिए लड़ने के लिए, देश के लिए जान गंवाने के लिए। भगत सिंह के बारे में एक बहुत बड़े फिलासफर थे, बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत ही कम उम्र में बहुत सारी किताबें उन्होंने पढ़ी थी। आज़ाद जी जो कि बड़ा बड़ा ही लीड कर रहे थे टीम को, तो बहुत सारी बातें हैं। तो आइए हम आखिर में देखते हैं क्या करेंगे। तो आखिर में हम देखेंगे अब सायाम भोजन एवं प्रस्थान। शाम को हमने भोजन किया और प्रस्थान किया, इसके बारे में आप 2 लाइन लिख सकते हैं, 3 लाइन, ठीक है, इसका विवरण दे सकते हैं। आखिर में हम निष्कर्ष पर आएंगे, निष्कर्ष के बारे में हम लिखेंगे। अब निष्कर्ष में भी हम पर्यटन की महत्ता पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पर्यटन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, ठीक है भाई। भूगोल में इसीलिए टूर की व्यवस्था की गई है कि भाई जो चीज़ें आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव जिन चीज़ों का कर सकते हैं, वो फ़ोटो में देख करके, बातें सुन, कहानी में पढ़ करके, फ़ोटो में देख करके, वीडियो में देख करके, कहानी में पढ़ करके आप उन चीज़ों को कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है, राहुल संस्कृतन जी ने कहा कि भाई आप हिमालय के देवदार वृक्षों की सुगंध, वहाँ के फूलों की सुगंध, वो आप कहानियों में देख करके, फ़ोटो में देख करके, वीडियो में देख करके आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको वहाँ जानी पड़ेगी, वहाँ के चीज़ों को समझने के लिए, फील करने के लिए। तो निष्कर्ष तक हम ये कहेंगे पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पर्यटन की महत्ता के बारे में आप कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा 2-4 लाइन देख करके, कुछ अपना अनुभव लिखिएगा कि आप गए प्रयागराज, भाई पर्यटन से आपको क्या लगा, फ़ायदा कि भाई क्यों महत्वपूर्ण है। आप अगर वहाँ पर ना जाते तो आप क्या चीज़ें आप छोड़ देते, या क्या चीज़ें आप ना समझ पाते, क्या चीज़ें आप देख ना पाते। भाई जब मुझे तो 4000 साल 5000 साल पुरानी मिट्टी के बर्तन, मतलब घड़े इत्यादि जब दिखाई देने लगे, मूर्तियाँ दिखने लगी, तो बड़ा एकदम बड़ा वो अचंभे वाला जो है स्थिति बन गई। बिल्कुल एक रोमांचित सा हो गया मन कि भाई इतनी पुरानी चीज़ें कैसे कैसे वो लोग, कैसे लोग थे, कैसी सभ्यताएं थी, कैसे कितना ज्ञान था उन लोगों के पास, उन लोगों की सामग्रियाँ अब तक कैसे अभी तक सुरक्षित हैं, हमने कैसे कैसे गांधी जी की जीप हमने देखी, तो बहुत सारी चीज़ें तो बिल्कुल गांधी जी की पूरी स्मृतियाँ इतनी ताज़ा हो गई कि अच्छा इसी सीट पर बैठते थे, यहीं बैठते थे। अच्छा, पर्यटन की कठिनाइयाँ। अभी पर्यटन आप जब करेंगे तो कठिनाइयाँ तो झेलनी पड़ेंगी आपको ही। हर पर्यटन यात्री को, हर पर्यटक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसमें से कभी सबसे बड़ी तो समस्या होती है थकान। जो पर्यटन करेगा, जो टहलेगा, घूमेगा, वो थकेगा ज़रूर, थकान हमेशा आएगी। थकान के साथ भूख, भाई भूख साथ में जुड़ी है, ठीक है। अब हो सकता है कभी आपको होटल मिल जाए, कभी ना मिले, ठीक है। कभी हो सकता है आपके टाइप का होटल ना मिले, कभी हो सकता है बड़ा महंगा मिल जाए होटल जो आप ना अफोर्ड कर पाएँ, कभी हो सकता है आपके हिसाब से बहुत कम सही होटल मिल जाए जो जहाँ आप नहीं खाना आप सही समझ पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी विषम चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है पर्यटन के दौरान। तो पर्यटन यूँ आसान भी नहीं होता है, बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमको सीखने को बहुत मिलता है। हाँ, हम थकते हैं, हम चलते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन हम सीखते जाते हैं, ये है हमारा पर्यटन। और भूगोल में तो आप जानते हो भाई पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि मानचित्र हमारे यहाँ 40% योगदान देता है, हमारे सिलेबस में 60% थ्योरी एक बार मान के रेशियो मान कर चलिए।
तो आगे हम बात करेंगे भ्रमण स्थलों का विवरण। एक बार यहाँ पर फिर से हम शार्ट में जो है सूक्ष्म में भ्रमण स्थलों का विवरण दे देंगे। अब इस विवरण में हम ये नहीं देंगे कि गूगल में लिखी लिखाई बातों को हम लिख दें। अब इन भ्रमण स्थलों के विवरण को हम अपने अनुभव के आधार पर देंगे। हम भैया हम यहाँ पर गए, पहले हमने संगम गए हम, तो वहाँ पर हमने ये देखा, डड्डा देखा दो एक लाइन में। फिर हम तारामंडल आए, हमने वहाँ पर ये देखा है सीखा। हम संग्रहालय है, वहाँ पर हमने ये देखा सीखा, हम भोजन किए, ये सब चीज़ें अपना अनुभव। इस भ्रमण स्थलों के विवरण में हम अपना अनुभव, हमने क्या देखा क्या सीखा, ये लिखेंगे। ठीक है। आगे स्थलों के महत्वपूर्ण आकर्षक दृश्य, यहाँ पर दृश्य है लास्ट में, यहाँ पर दृश्य जो छोटा है दृश्य, मतलब भाई अब इन स्थलों का जब आपने दौरा किया, भ्रमण किया, तो यहाँ पर सब आपको सबसे सुंदर क्या लगा, आकर्षक क्या लगा, मनमोहक क्या लगा। ठीक है। सुंदर, सुंदर का मतलब हाँ थोड़ा सा हम क्लियरिटी इसे देना चाहेंगे। सुंदर का मतलब गोरा नहीं होता है, लोग सुंदर से मतलब गोरापन, ये सुंदर से मतलब महंगी चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। सुंदर मतलब जो आपके अगर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्मारक स्थल के बारे में बात करें, जो आपको मनमोहक लगे, जो आपको विस्मयकारी लगे, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है, आपके लिए सुंदर है। व्यक्तियों में बात की जाए तो सुंदर इस चमड़ी के गोरे और काले का होना सुंदरता नहीं बताता है। असल में वो सुंदरता उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की सुंदरता की बात होती है। जब कोई अगर सुंदर आपको बोले भैया आप बड़ी सुंदर हैं, तो आप अपनी चमड़ी को देख करके जो है उत्साहित मत हुआ करिए, आप अपने व्यक्तित्व को देखकर उत्साहित हुआ करिए। हालांकि पॉपुलर तो ये सुंदर शब्द इसी संदर्भ में है कि भाई कौन कितना गोरा, कौन कितना हैंडसम है, लेकिन अधिकांश जो बुद्धिजीवी लोग हैं इस सुंदर शब्द का इस्तेमाल बड़े ही जो है सोच विचार से करते हैं, बड़े बखूबी तरीके से करते हैं। तो उनके सुंदर में एक सुंदरता छिपी होती है कि भाई व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्ति का आंतरिक आकर्षण कैसा है। ठीक है, न कि व्यक्ति की बाह्य साज सज्जा और बाह्य चमड़ी का रंग, सौंदर्य, फेयरनेस कैसी है, ये नहीं, ये सुंदरता नहीं, कदापि नहीं। हाँ, आप यदि आप बाहरी रूप से कुछ आपके पास कुछ ऐसा हुनर है जो आप अपने प्रदर्शित करते हैं, आप उन्हीं कपड़ों को आप और बेहतर तरीके से धारण करते हैं। जैसे आपने रेखा जी को आपने सुना होगा, बॉलीवुड में है रेखा जी साड़ी पहनती हैं, बहुत सुंदर पहनती है। हर प्रत्येक महिला साड़ी पहनती होगी, शायद उनकी साड़ी को माना जाता है कि बहुत बेहतरीन तरीके से पूरे बॉलीवुड में साड़ी पहनती हैं। जब स्टेज पर आती हैं तो उनको जरूर देखते हैं, तो वो उनकी साड़ी को हम बहुत सुंदर बोलेंगे कि हाँ वो साड़ी पहनने का तरीका उनका बड़ा सुंदर है। ठीक है, तो ऐसे एक डिस्टिंक्शन होता है। तो ये जो भी भाई जो आपके पास कला है, जो आपके पास व्यक्तित्व है, जो आपकी जो कमाई गई जो है पर्सनालिटी है, उसको हम सुंदर कहेंगे। बाकी जो गॉड गिफ्टेड है वो सिर्फ आपकी सुंदर है, ये नहीं सबकी सुंदर है, वहाँ पर कॉमन चीज़ें हो जाएंगी। और जो आपकी खुद की है वो व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत चीज़ें वो सुंदर हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दर्शन बहुत हो गया, मुद्दे पे आते हैं भाई, भ्रमण स्थलों का विवरण, हाँ आकर्षण। अब स्वयं का अनुभव, आखिर में आप जो है अब स्वयं का अनुभव दर्ज करेंगे, स्वयं का अनुभव दर्ज करेंगे। ठीक है, ये सारी बातें लिखेंगे। और आपको और बता दें कि जो है शुरुआत में जब आप ध्यान दीजिएगा,